हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास अपनी जो 9th क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था अपना, जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया था जस्ट कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन से हैं और विदाउट मेम्ब्रेन कौन से हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें अपने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, 5-6 तरह के जितने भी हैं, उन सब के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा, वो क्या आता है बच्चों, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का और शीट्स का प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है, मैं आपको अगर इस डायग्राम से क्लियर नहीं हो पा रहा ढंग से तो बता देता हूँ। सेल के अंदर क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके से शीट्स बनी होती है काफ़ी सारी। ठीक है, इस तरीके से कुछ काफ़ी सारी शीट्स बनी होती हैं और एक तरीके से जैसे प्लेट्स होती है ना, वैसे होती है। ये सब ऐसे पूरा होता है सेल के अंदर। ठीक है ना, और इन पर कई बार क्या लगे होते हैं, कनेक्ट, राइबोसोम्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं आपके, एक होते हैं रफ़ और एक होते हैं स्मूथ। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, अगर उनकी सरफेस से राइबोसोम्स, क्या राइबोसोम्स, ये हो गए हमारे, इनको राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है ना, अगर किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये राइबोसोम्स अटैच हैं, ठीक है ना, ये डॉट डॉट स्फेरिकल वो छोटे से, तो इसका मतलब वो रफ़ होगा। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, स्मूथ होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होते हैं ये आपके सारे, जैसे इधर ये डार्क कर देता हूँ, ये आपको प्लेट्स नज़र आ जाएंगी, ये प्लेट्स हैं। ठीक है ना, ये सारी, तो ये आपका क्या हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये तो समझ आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी, पोर्टर, क्लोड और फुलेम। ठीक है ना, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, हर सेल में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स बोल लो या प्रोकैरियोटिक सेल बोल लो, सिर्फ इसके अलावा हर जगह प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है ना, अब थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ठीक है ना, आर ई आर का मतलब रफ और एस ई आर का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर मतलब रेटिकुलम। ठीक है ना, दो तरह के, दोनों के ही बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाता है हमारा स्मूथ, और देखो स्मूथ किसकी वजह से होता है, मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स ओनली। मैंने बताया था ना ये आपको, ये ऐसे ट्यूब्स बनी होती हैं जस्ट, ये अगर सिर्फ ट्यूब्स बनी है तो वो कैसा है, स्मूथ है। वेयर एज रफ में क्या है, मेड ऑफ सिस्टन्स एंड वेसिकल। सिस्टन और वेसिकल भी एक तरीके से ट्यूब ही है। ठीक है, हेल्प्स इन स्टीरॉयड, लिपिड्स एंड पॉलीसेचराइड्स सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्म होना। ठीक है ना, टू फॉर्म, सिंथेसिस मतलब टू फॉर्म। तो स्टेरॉयड हमारी बॉडी में भी बनते हैं, कई जने बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं स्टेरॉयड्स का। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में भी बनते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में। लिपिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है ना, और पॉलीसेचराइड। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स आर एब्सेंट, मैंने बताया था, इनके ऊपर अगर नहीं है तो इसका मतलब स्मूथ है। और इसके अंदर कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इधर राइबोसोम्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, वो जो ब्लैक कलर के बनाए थे ना हमने, कलर, हाँ, तो जो ये ब्लैक कलर के बनाए थे ना, ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं। तो इनके प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या बनते हैं, रफ बनते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। देन उसके बाद सेकंड है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस में हेल्प करता है, लिपिड, स्टेरॉयड, पॉलीसेचराइड और प्रोटीन सिंथेसिस में। ये तो था पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ करता है सिर्फ प्रोटीन पर, और स्मूथ जो करता है वो आपका स्टेरॉयड, लिपिड्स और पॉलीसेचराइड्स तीनों पर करता है। ठीक है ना, तो रफ और स्मूथ के बारे में डिफरेंस पता चल गया। मेनली क्या है, रफ किसकी वजह से, आर है, तो आर में ध्यान रखना राइबोसोम्स होंगे और इसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं। इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जैसे आपका पूरा सेल हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा आपका क्या है, साइटोप्लाज्म में, ये पूरा जो लिक्विड है इसके अंदर
तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी आपके मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होगा, चाहे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म हो, या साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह हो, वो सब किसके बेसिस पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इट आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज इज फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ द सिस्टम। एंडो मतलब अंदरूनी ढांचा, स्केलेटन सेल का बना के रखता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजेस ऑफ फैट्स, पॉलीसेचराइड्स हो गए, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक होता है आपका LDL और एक होता है HDL। कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, दोनों ही क्या होते हैं। LDL होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और HDL होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। बेसिक में इतना ध्यान रखना, वैसे LDL को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, किस में मिलता है आपका? जितने भी आपके नट्स हैं, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, कैज़्यू हो गया, पीनट्स हो गए, इस सब में आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। वेरएज बैड कोलेस्ट्रॉल ऑयल हो गया, ट्रांस फैट हो गया, चिप्स वगैरह, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल है। फिर उसके बाद आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। कई जने क्या कर लेते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पॉइजन होता है उनमें, या ड्रग्स हो गए, ठीक है, तो उस सबको डिटॉक्सीफाई करने के लिए कई बार बॉडी के अंदर मेडिसिन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बहुत टाइम तक रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि उन मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाए, वो जो बैड प्रोडक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उसमें कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है? डिटॉक्सीफाई, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो बॉडी से निकाल देता है थ्रू यूरिन, या फिर जो अभी हम अपना एक्सक्रीटा होता है उस फॉर्म में, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बायोजियोनेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड प्रोड्यूस्ड बाय ER, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। प्रोड्यूस मतलब सिंथेसाइज करना, आर यूज टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन, और ये हेल्प किस में करते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये तो था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है आपका गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस को कई बार गोल्गी बॉडीज़ भी बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। गोल्गी एपेरेटस को कई बार क्या बोला जाता है? गोल्गी बॉडीज़, ठीक है ना, बॉडीज़ भी बोलते हैं। अब गोल्गी एपेरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल। वेसिकल्स से ध्यान रखना, वेसिकल्स का और कुछ मतलब नहीं है, ट्यूब्स हैं एक तरीके से। क्या है? ट्यूब्स हैं। वेसिकल मतलब ट्यूब्स, ठीक है, ये सब। अब अरेंज्ड पैरेलल, पैरेलल अरेंज है, जैसे ये देखो ये हो रखी हैं, ये सब पैरेलल ही अरेंज्ड है आपस में। ये सारे क्या हैं? ये वैक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो खाली जगह है ना कटोरी टाइप, तो ये सारे वेसिकल हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, ये भी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, जैसे माइट्रो वो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मैमेलियन RBCs सीव सेल्स। इसके बारे में हमें पढ़ना है, जब थोड़ा टिश्यू पढ़ेंगे ना, जब बताऊंगा ये सीव सेल्स और ये RBCs क्या होते हैं, ठीक है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल। फंक्शन क्या होता है? एक तो काम होता है सबसे पहले इसका ध्यान रखना, स्टोरेज, जो भी आप है बन रहा है, जो भी सिक्रेशन हो रहा है सेल के अंदर, वो सब इसी के अंदर स्टोर होता है। मॉडिफाई पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल, इन ट्यूब के अंदर सिक्रेशन का हेल्प करता है पैकेजिंग का भी। इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक हमारा सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ सीक्रेटरी इन नेचर। सीक्रेटरी का मतलब ये सीक्रेट वाला नहीं है, छुपाने वाला नहीं है। सीक्रेटरी का मतलब होता है, सीक्रेट का मतलब होता है रिलीज़ करना। क्या करना? रिलीज़ करना, ठीक है ना। हमारी बॉडी से बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हार्मोन्स, तो उनका सीक्रेट करता है कौन? गोल्गी बॉडीज। इट हेल्प्स इन मेलेनिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल ब्रेक हो रखी है या धीरे धीरे ख़त्म होने लग रही है, और तो क्या हो जाएगा, जो गोल्गी बॉडी है या गोल्गी एपरेटस है वो उसको वापस से फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो हमने 2 सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्गी बॉडीज़ भी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो पूछा ही जाता है और वो क्वेश्चन है, विच सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल नहीं, इधर सेल ऑर्गेनल। तो विच सेल ऑर्गेनल या विच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस भी, और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई, बोला भी क्यों जाता है, ठीक है ना। तो आंसर तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका डायग्राम देख रहे हो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर्ड फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि सारे सेल साइटोप्लाज्म में होते हैं, ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियंस आरबीसी। जो भी मैमल्स होते हैं हमारे, जैसे ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, मतलब ओवरऑल मैमल्स कौन से जिसकी बॉडी पर फर हो, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। अब वेल एक तरह की फिश है, बट फिर भी वेल क्या है, एक मैमल है, ठीक है ना। तो उनके रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर, ठीक है ना, उसके उसमें भी होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, इसके अलावा किसी में भी नहीं होता। दे आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। तो अभी तीनों सेल ऑर्गेनल पड़े, तीनों के तीनों प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। इट वॉज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, इंसेक्ट सेल में हुआ था, ठीक है ना, 1880 में, ठीक है। अब उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल और द स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी याद रख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्या है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और बैटरी भी बोल सकते हो, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है, अभी मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज़ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर वाली, ये जो है डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये अंदर वाली है, और ये वाली जो है इसको थोड़े अलग कलर से बताते हैं, ये रहा, ये जो है जिसको मैं कर रहा हूँ अभी तरीके से, एक तरीके से हाईलाइट वाला, तो ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये सारी, ठीक है। और ये जो है, ये जो अंदर कर रहा हूँ, ये जो लाइंस बना रहा हूँ येलो कलर में, जो आपको ग्रीन भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा, है ना, ये है इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आपका ये पूरा, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड, अंदर ही बन रही है, टू 4 चेम्बर्ड कॉल्ड क्रिस्टा। क्रिस्टा एक 4 चेम्बर्ड पार्ट है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका एक खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपना, जैसे इधर देखते हैं फंक्शन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसी फंक्शन से पता चलता है कि आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, तो उसका आंसर है ये वाला। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है या जो भी एनर्जी हमें चाहिए, वो सब की सब कहाँ बनती है बच्चों, वो बनती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है और अपने अंदर स्टोर करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि हमारी जिस तरीके से पूरी एरिया की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो पावर हाउस में स्टोर होती है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी को अगर मैं एक तरीके से एरिया कंसिडर करूँ, तो पूरे बॉडी की जो एनर्जी स्टोर होगी या बनेगी,
कहाँ से बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, और स्टोर भी वहीं होगी, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। साथ के साथ दूसरी मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली जो चीज़ है, ये जो एनर्जी स्टोर होती है या बनती है किस फॉर्म में बनती है, तो बच्चों ये बनती है आपकी एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी। इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी है ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन, ठीक है ना, टी स्टैंड्स फॉर ट्राई, टी स्टैंड फॉर ट्राई, और पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। आया समझ में आपको। तो एनर्जी करेंसी, कोई पूछे ये एटीपी है क्या, तो एटीपी है ये रहा का आंसर, कि इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया में अगर आपको पैसे चलाने हैं तो डॉलर चला सकते हो, नहीं चला सकते हैं, डॉलर नहीं चलता, डॉलर यूएसए में चलता है। मैं बोलूँ कि आप क्या टका, टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है, ठीक है, तो वो भी नहीं चला सकते इंडिया में, नेपाल की करेंसी नहीं चला सकते, ठीक है, यूरोज़, ठीक है, पाउंड्स ये इंग्लैंड की है, ये भी नहीं चला सकते। तो इंडिया में जो चलता है वो सिर्फ क्या चलता है, रुपी। इंडिया में जो चलता है वो क्या चलता है, रुपी। तो जिस तरीके से इंडिया में रुपी चलता है उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो एनर्जी वर्क करती है वो किस फॉर्म में करती है, एटीपी की फॉर्म में ही रिलीज़ होती है, वर्क भी वैसे ही करती है। और वो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना। इट इज़ द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रैब साइकिल इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। ये एटीपी प्रोड्यूस्ड किस साइकिल से होती है, क्रैब साइकिल से होती है। कौन सी साइकिल से होती है, क्रैब, ये नाम है, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन के में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो अगला आता है हमारा, अगला आता है आपका राइबोसोम्स, ठीक है ना। अभी राइबोसोम्स पढ़ रहे थे ना, यहाँ भी आया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आया था, गोल्गी बॉडीज़ में भी आया था। अब ये देखते हैं राइबोसोम्स होते क्या है, ठीक है ना। जो ये आपके पास छोटे छोटे बने हुए हैं ना, अगर मैं इसको वो करके देखूँ आपको, ये देखो, इसमें जो ये छोटे छोटे हैं, जैसे मैं आपको अलग कलर से बताता हूँ, ये देख रहे हो ना आप, ये जो छोटे छोटे स्फेरिकल्स लगे हुए हैं, ये आपके सिस्टम, मतलब वो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जो है इस पर जो ये बने हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सारे, ठीक है, ये हो गए, या फिर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेसिकल्स की स्फेरिकल में, तो ये डॉट डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ आपको, ये रहा, तो जो ये बन रहे हैं ये छोटे छोटे, ये सारे आपके राइबोसोम्स हैं जो इससे कनेक्ट है, ठीक है ना। तो अब चलो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा। तो राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किसी भी बॉडी में अगर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसाइज का मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन प्रिपेयर हो रहा है, तो कहाँ होगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मेन सोर्स है प्रोटीन सिंथेसिस का। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन, जो भी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर या फंक्शन करते हैं प्रोटीन, कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए, आर सिंथेसाइज्ड अप टू साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब प्रोटीन चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, सबका सब कौन फॉर्म करेगा, कौन सिंथेसाइज करेगा, राइबोसोम्स। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर्स आरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए होता है, आरएनए का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, जैसे डीएनए होते हैं वैसे ही आरएनए, ये मैसेंजर्स होते हैं डीएनए के, ठीक है ना। और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, which comes out of the nucleus and translated protein synthesis by ribosomes attached to RER in the form of protein। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कनेक्ट होता है ना प्रोटीन, तो RER भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लेकिन वो किस वजह से करता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच है। तो राइबोसोम से बेसिकली ध्यान आपने क्या रखना है, राइबोसोम्स को डिटेल में नहीं पूछते कभी भी कि भाई राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में बता दो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछते हैं। राइबोसोम्स से जनरली पूछते हैं कि राइबोसोम्स है क्या। तो राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनल ही है, स्फेरिकल्स होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपके वेसिकल्स पे, ट्यूब्स पे, सिस्टम पे, RER हो गया उस पर कनेक्ट होते हैं। और मेन फंक्शन क्या है बेसिकली,
ये ध्यान नहीं रखना कौन कौन से प्रोटीन करता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या सिर्फ करता है? सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, ये रहा, जैसे ये मैंने बोल भी दिया, आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्लास्टिड। या फ्लावर को, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? प्लास्टिड्स की वजह से। प्लास्टिड है क्या? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बिसाइड बीइंग डिस्कॉइडल ऑफ रोम्बिक इन प्लांट सेल्स, दे अकर इन वेरिएबल शेप्स, बहुत सारी शेप में। डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर, और ये रोम्बिक जो होता है, रोम्बस आपको पता ही वो ये है, तो इसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल शेप लाइक इन लगी, दे कैन बी यू शेप्ड, स्पाइरल यू शेप्ड हो सकते हैं इस तरीके से, स्पाइरल हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ये हो गया आपका स्पाइरल। कॉइल्ड हो सकते हैं, कॉइल्ड जैसे सांप नहीं होता, कॉइल मार के बैठ जाता है, ठीक है ना, कुंडली। रिबन शेप्ड हो सकते हैं, ये रिबन हो गया आपका पूरा, इस शेप के हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, कलर होता है बेसिकली। दे आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप, तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ल्यूकियोप्लास्ट। द प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इनको स्टोर करके रखता है। वाइट फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट सच एज रूट, bulbs, seeds, etc. They are can change into other types of plastids. Plastics नहीं, plastids. अदर में चेंज हो सकते हैं। ये बेसिकली वाइट कलर के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। दीज आर कलर्ड प्लास्टिक। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम वर्ड जो होता है ना, वो बच्चों ध्यान रखना कलर्स, कलर के लिए होता है। क्रोम वर्ड यूज़ होता है कलर के लिए, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली हमेशा वाइट होते हैं, लेकिन जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर प्लास्टिड्स होता है, एक्सेप्ट ग्रीन, सिर्फ ग्रीन को छोड़कर। इट इम्पार्ट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर। रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, पर्पल हो गया, ये सब कलर प्रोवाइड करेगा। सिर्फ कौन सा कलर प्रोवाइड नहीं करेगा? ग्रीन, जो मैं चला रहा हूँ, जिससे आपको दिख रहा है। तो ग्रीन करता कौन है? ग्रीन करता है क्लोरोप्लास्ट, जो आपने अभी तक शायद पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन इन कलर, फाउंड इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट के अंदर ग्रीन कलर आता है, पत्तियां हो गई, ठीक है ना, लीव्स है ना, जैसे लीव्स के अंदर ग्रीन कलर जो होता है बेसिकली, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो बेसिकली किसमें होते हैं? प्लांट सेल्स में हो सकते हैं। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि देखो जो प्लांट्स की पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करती हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब खुद का खाना बनाने की प्रोसेस। सो इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल इन प्लांट। तो जहाँ खाना बनता है वो क्या होता है? हमारे घर में किचन होता है ना। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ बनता है? आपका लीव्स में बनता है। लीव्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है तीन तरह के प्लास्टिड, ल्यूको, वाइट कलर क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन कलर ही प्रोवाइड करेगा। आगे समझ में? अब आता है आपका वैक्यूल्स, ठीक है ना। चलो, तो वैक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर सैक सेल्स होते हैं। सैक सेल्स मतलब खाली जगह, स्टोरेज होती है, ठीक है ना, सेल्स के अंदर। तो इस सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? आपका लिक्विड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? लिक्विड। तो जो जगह है ना जहाँ लिक्विड स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ये खाली जगह है ना, ये वाली, ये पूरा सेल दिखा रखा है आपको, ये जो दिखा रखा है ना, ये पूरा ये सेल है। इस सेल के अंदर खाली जगह है, और इस खाली जगह के अंदर क्या फिल होता है आपका? बेसिकली इसके अंदर आपका फिल होता है लिक्विड, ठीक है ना। तो जिस जगह पर, खाली जगह पर लिक्विड फिल होता है उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड्रीज एंड इन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है ना। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो बाहर की जो मैंने ड्रॉ कर रखी है ना,
ये इसकी मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, ताकि अंदर का लिक्विड बाहर ना आ जाए, इसीलिए एक मेम्ब्रेन लगी है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर एब्सेंट। जो एनिमल सेल होता है, दो तरह के सेल हैं हमारे जो हमें पढ़ने हैं, डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स होंगे नहीं, और अगर होंगे तो एक ही होगा। अदरवाइज जो आपके हैं प्लांट्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, है ना। ये जैसे इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट और स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना। या तो होगा या फिर बहुत छोटा साइज होगा, लेकिन एक ही होगा। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर इधर कॉमा लगना चाहिए, ठीक है ना। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड। एक ही बड़ा वैक्यूल होगा, जैसे ये दिखा रखा है, और उसके अंदर 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब पूरा सेल है अगर इतना, तो कम से कम उसके अंदर इतना बड़ा तो वैक्यूल होगा। बाकी की जो जगह है वहाँ पर बाकी के आपके सारे क्या होंगे? साइड वो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जिसके अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, न्यूक्लियस भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स सब इसी के अंदर आते हैं, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। सेल के अंदर भी प्रेशर मेंटेन होता है ताकि सेल फट ना जाए, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि सेल फट जाए अंदर से। जैसे टायर होता है ना, ट्यूब, अगर अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो इतनी ज़्यादा फूल जाएगी कि फट जाएगी, और अगर उसके अंदर प्रेशर नहीं है तो बिल्कुल वो, अगर मैं बोलूँ टायर से हवा निकालो तो टायर पिचक जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इतना कम नहीं होगा कि बाहर के ऑर्गन इसको दबा दें, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये फट जाए ज़्यादा प्रेशर से। एंड स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, शुगर, प्रोटीन एक्सेट्रा। ये वेस्ट क्यों बोला गया? शुगर, वाटर और ये प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर या पूरी, तो इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इसलिए जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो उसको कौन स्टोर करता है? वैक्यूल्स, ठीक है ना। प्लांट सेल्स के अंदर ही होते हैं ज़्यादातर, एनिमल सेल के अंदर बहुत कम होते हैं। अब आता है आपका लाइजोसोम्स, ठीक है। अब जो आपका लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि वाई lysosomes are known as suicidal bags of cells। क्यों बोला जाता है सेल्स की सुसाइड बैग्स को, ठीक है ना। क्यों पढ़ते हैं? दे आर टीनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये ही इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसके पास एक ऐसे एंजाइम है जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट मतलब खा सकते हैं, पचा सकते हैं, फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। लाइजोसोम्स कहाँ एब्सेंट होते हैं? रेड ब्लड सेल में नहीं होते। लाइबोसोम्स किसकी वजह से बनते हैं? आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडीज, सिंथेसाइज करते हैं। एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट, और गोल्गी बॉडीज़ के अंदर या गोल्गी बॉडीज़ इनको सिंथेसाइज करते हैं, और आर सिंथेसाइज्ड बाय RER। ओवरऑल कहने का मतलब है गोल्गी बॉडीज़ बनाएंगे लाइजोसोम्स, और लाइबोसोम्स ये जैसे लाइजोसोम्स हैं, और इस लाइबोसोम्स के अंदर जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो बनाते कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब किसी भी कारणवश अगर जैसे मैं बोलूँ जो ये इसकी मेम्ब्रेन है बाहर की लाइजोसोम की, अगर ये ब्रेक हो जाए कहीं से, क्या हो जाए? रप्चर हो जाए। क्या हो जाए? रप्चर हो जाए। जैसे मैं बोलूँ कि इतना पोर्शन इसका, ये इतना पोर्शन फट गया, फटने से ये जितने भी इसके अंदर के ये डाइजेस्टिव एंजाइम हैं ये सारे आ जाएंगे बाहर। अब लाइजोसोम्स होता किस में है? पूरा सेल के अंदर होता है। ये जैसे रेड जो बना है पूरा सेल है, ठीक है ना। न्यूक्लियस होगा इसी के अंदर। अगर बाई चांस ये वॉल फट जाए तो ये सारे इसके जितने भी अंदर के ये डाइजेस्टिव एंजाइम हैं सारे कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडीज़ भी हैं, राइबोसोम्स भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हर किसी को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। हर किसी को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे।
और अगर ये बेफालतू में हर चीज़ को डाइजेस्ट कर जाएँ, खा जाएँ, तो पूरा सेल क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पूरा सेल क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। और सेल की डेथ होने की वजह से ही लाइजोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। होने की वजह से क्या बोला जाता है, इसको सुसाइड बैग बोला जाता है। आया समझ में। अब देयर मेन फंक्शन इज फेजी। फेजी मतलब डाइजेशन। मेन फंक्शन इसका डाइजेस्ट करना है। दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। डिस्पोजेबल जो इसके अंदर होते हैं ना, वो उनको डाइजेस्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। दे हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन मटेरियल एंड सेल। बाहर के आने वाले सेल्स को वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। कोई सेल ख़राब हो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करता है। बेसिकली सेल को रिपेयर भी करता है और जो ख़राब सेल हो चुका है उसको डाइजेस्ट करके पूरा जो ओवरऑल सेल है उसको मेंटेन करके रखता है। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन केस ऑफ सेल डैमेज अगर हो जाए, लाइजोसोम्स बर्स्ट, इसकी लेयर बर्स्ट हो जाएगी और दीज एंजाइम्स आर रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। तो इसके जितने भी रिले वो हैं सारे कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग। ये इसका आंसर है। आगे समझ में। यूजुअली डज नॉट कंटेन लाइजोसोम्स एंड पैरोक्सिन्स। प्लांट्स के अंदर लाइजोसोम्स नहीं होते, एनिमल सेल्स के अंदर लाइजोसोम्स होते हैं। सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल मैनी शेप्स। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हार्ड होते हैं। फ्लैजलाइज का मतलब इसमें ये जो ये बने हैं ना, ये स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जो बने ऊपर, ये फ्लैजला है, ठीक है ना। सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड और ज्योमेट्रिक शेप। ये पूरी ज्योमेट्रिक शेप है, तो ऐसी होती है ये भी। और सेल कैन मूव अराउंड, ये मोटाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं। ये मूव नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं। लिमिटेड मूवमेंट, मूवमेंट बहुत कम होती है। हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है इसका एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इसमें अगर होंगे तो बहुत छोटे, या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो ये था आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल, और इसी के साथ जो आपका ये वाला पूरा चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है ना। थोड़ी कभी डिवीज़न होगी तो मैं डिवीज़न बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बाकी आपका ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और इसके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।